तो प्यारे बच्चों, नीट 2024 का फिजिक्स का पेपर मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ अभी, और ज़रा फटाफट से इसके वीडियो सॉल्यूशंस देखते हैं और ज़रा चेक करते हैं कि हमने कैसे सॉल्यूशन किया है, और जो भी आपने सॉल्यूशन किया होगा उसके साथ मेल करेंगे ताकि हमें पता लगेगा कि हमारे सॉल्यूशंस में कोई गलती तो नहीं रह गई है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। A bob is whirled in a horizontal plane by means of a string with the initial speed omega rpm. The tension in the string is T. If speed becomes 2 omega while keeping the same radius, the tension in the string becomes। हाँ जी, सर्कुलर मोशन का बहुत प्यारा सा सवाल है। ये एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। कमाल की बात है, इस पर टेंशन कितनी है T। सब बच्चे जानते हैं, बाहर की तरफ लग रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर है ना? यस। अब कमाल की बात है, रेडियस को क्या रखा है? कांस्टेंट, क्योंकि रेडियस को चेंज नहीं किया गया है। तो मैं कह सकता हूँ, चलिए t को लिखूंगा m ओमेगा स्क्वायर आर। अब सेकंड, ये तो थी पहली वाली कहानी। दूसरे वाली कहानी में आपसे कह रहा है कि भैया मैंने ओमेगा को डबल कर दिया, तो क्या टेंशन चेंज हो गई? यस, टी डैश हो गई। मास इतना ही है, 2 ओमेगा का स्क्वायर इंटू रेडियस सेम है, दोनों को डिवाइड कर दिया, t अपॉन टी डैश, दैट कम्स आउट टू बी m ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन m 4 ओमेगा स्क्वायर आर। ये सब छम्मा छम्मा हो गए, तो जो t डैश होगा ये आ गया 4t। क्लियर है प्यारे बच्चों? कौन सा ऑप्शन सही है जरा ध्यान से देखते हैं। इसका ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन सिंपल सर्कुलर मोशन का था, क्लास नोट्स में कराया गया था। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल के लिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, a horizontal force 10 Newton is applied to the block A as shown in the figure. The mass of the block A and B are 2 kg and 3 kg respectively. The block slide over a frictionless surface. The force exerted by A block B block पर कितना फोर्स लगा रहा है? फोर्स का मतलब मुझे कैलकुलेट करना है नॉर्मल रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। क्या इसको सिस्टम मान सकते हैं? सिस्टम मानेंगे तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। यस, फोर्स अपॉन टोटल मास। कितना फोर्स है? 10। मास है 2 + 3 से, यानी कि 10/5। तो कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाए तो 3 kg वाले ब्लॉक का वीडियो बनाऊंगा। तो 3 kg वाले ब्लॉक पर, हाँ जी प्यारे बच्चों, नॉर्मल लग रहा होगा। एक्सेलरेशन कितना आ गया होगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस n इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी इज 3 × 2, यानी कि n इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन। सही है? यानी कि मैं कह सकता हूं कि भैया इसका ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं अगले सवाल पे चर्चा। The maximum elongation of a steel wire of 1 meter length, हाँ जी, if the elastic limit of the steel and its Young's modulus respectively this and this। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, सीधा सीधा Young's modulus का सवाल है इलास्टिसिटी का। आप सभी बच्चे जानते हैं that Young's modulus is equals to stress upon strain। और स्ट्रेस के लिए मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकता हूँ किसका? इलास्टिक लिमिट। और स्ट्रेन मेरे पास होता है डेल्टा L अपॉन L। सही है? तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल्स टू, हाँ जी, इलास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय आ जाएगा, हाँ जी, कि यंग्स मॉडुलस नीचे चला गया। इलास्टिक लिमिट मुझे दे रखी है, यंग्स मॉडुलस मेरे पास है, तो जो इलास्टिक लिमिट है वो कितनी दे रखी है? दैट इज 8 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻11। ये 4 आ गया, ये यहाँ से 10⁻³ आ गया। ओके, सो मुझे चाहिए मैक्सिमम इलोंगेशन डेल्टा L। सो डेल्टा L इज L मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी, 4 × 10⁻³ मीटर, यानी कि L चूँकि 1 है तो 1 × 4 × इतने मीटर, यानी कि 4 मिलीमीटर। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑप्शन 3 सही होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल।
बढ़ते प्यारे बच्चों अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का है। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतने टेस्ला magnetic needle performs 20 complete oscillations in 5 seconds as shown. The moment of inertia of the needle is this. If the magnitude of the magnetic moment is this, तो आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू बताइए। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सभी जानते हैं। टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम इंटू बी। क्लियर है, जहाँ m क्या है मैग्नेटिक मोमेंट है और b है मैग्नेटिक फील्ड। और चूंकि 20 कंप्लीट ऑसिलेशन कितने में कंप्लीट करता है 5 सेकेंड में, तो क्या मैं यहाँ से टाइम पीरियड t कैलकुलेट कर सकता हूँ। बिल्कुल, एक ऑसिलेशन को पूरा करने में लगने वाला समय। तो चूंकि 20 ऑसिलेशन करता है 5 सेकंड में, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा 5/20 यानी कि 1/4 सेकंड में। बस सवाल ख़त्म। तो 1/4 इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट। यहाँ पर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 9.8 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई, हाँ जी बेटे m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज x इंटू 10 टू द पावर -5 और मैग्नेटिक फील्ड मुझे दिया है 0.049। क्लियर है? ओके, चलिए स्क्वायर कर देते हैं। 1/16 इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर। और इधर बात करेंगे तो 9.8 इंटू 10 टू द पावर -6 और ये आ जाएगा x इंटू 10 टू द पावर -5। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकता हूँ 4.9 इंटू 10 टू द पावर -2। क्लियर है? मज़े आ गए क्या? यहाँ से ये छम्मा छम्मा ये 2 हो गए, हाँ जी बेटे इसकी पावर -1 हो गई, यहाँ -1 मिलेगा, यानी कि 1/16 इज़ 4 पाई स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई x और ये ऊपर चला गया तो इंटू हो गया 10। तो यहाँ से मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो दिस x कम्स आउट टू बी 16 इंटू 4 पाई स्क्वायर, हाँ जी बेटा इंटू 2 इंटू 10, हाँ जी 16 2 जा 32 4 जा यानी कि 40 इंटू पाई का स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? और ये सब बच्चे जानते हैं 32 4 जा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 इतने पाई स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सेकंड होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से है। इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन फ्री स्पेस, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फोटोन ऑफ द फॉलोइंग। द एनर्जी ऑफ द फोटोन सब बच्चे जानते हैं बिल्कुल h न्यू होती है। कंप्लीट थियोरेटिकल सवाल है। द वेलोसिटी ऑफ द फोटोन इज c, बिल्कुल सही बात है। द मोमेंटम ऑफ द फोटोन p, देखो वैसे तो e/c लिखते हैं लेकिन चूंकि e h न्यू के बराबर है तो इसने इसको p बराबर h न्यू/c लिख दिया है। इन ए फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व, बिल्कुल सही बात है। इन चीज़ों में मोमेंटम और एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। और ई ऑप्शन कह रहा है फोटोन पजेसेस पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल गलत बात है। फोटोन एक्चुअल में एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, यानी कि फंस चुका है, यानी कि ई ऑप्शन नहीं होगा। तो जरा चेक करते हैं, ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी सही है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसका होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला द आउटपुट y ऑफ द गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ एन, और आपको बताना है कौन से गेट होगा। तो बेसिकली आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर आपको एक नैंड गेट गिवन है, यहाँ एक नॉर गेट गिवन है। तो यहाँ पर अगर a गिवन है तो यहाँ पर कितना होगा a बार। बेसिकली आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर जब सिंगल इनपुट होता है तो जो आपका आउटपुट आ जाता है, चाहे वो नैंड गेट हो या नॉर गेट हो, उससे आपका आउटपुट जो है यहाँ पर a बार और क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा b बार। तो अब यहाँ पर आपका नॉर गेट है, तो अगर अपन बूलियन एक्सप्रेशन लिखें तो बूलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं a बार प्लस b बार, ये और इसके ऊपर एक और लगाएंगे तो ये हो जाएगा नॉर गेट। अब इसको फाइनली सोल्व कर लेते हैं। तो डी मॉर्गन थ्योरम से हम इसको लिख सकते हैं a डबल बार डॉट b डबल बार। तो इसको सिंपली लिखा जा सकता है a b। तो ए बी जो आया एक्सप्रेशन या a डॉट b बोल दो तो आंसर होगा एंड गेट। तो करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन।
ओके डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। और आपको फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है फॉर अ सोलर सेल द IV कैरेक्टरिस्टिक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन ग्राफ। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बेसिकली आप सब लोग जानते हैं कि जो फोर्थ यहाँ पर रीजन होता है, यहाँ पर सोलर सेल के लिए IV कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं। इन रिवर्स बायस PN जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर इज ड्यू टू मेजोरिटी चार्जेस कैरियर। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। इसमें बेसिकली जो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो फर्स्ट करेक्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट। तो बोथ A B आर करेक्ट, नो। सेकंड बोला बोथ A एंड B आर इनकरेक्ट, नो। A इज करेक्ट बट B इज इनकरेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बहुत ही आसान सा सवाल। बेसिकली आपको बोला है कि एक सिस्टम आपको गिवन है और उसमें एक साइकिल आपको गिवन है ABCD है। वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ BC। इस BC पाथ के अलोंग आपसे क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है। बहुत ही आसान सा सवाल है, देखते हैं आंसर हो गया। बेसिकली आप समझ पा रहे हैं कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, जो BC पाथ है उसमें वॉल्यूम क्या है, कॉन्स्टेंट है। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल था, वर्क डन 0। ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली सरफेस टेंशन से रिलेटेड सवाल है, आसान सा सवाल है। आपको बोला है कि थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क है ना, ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर इफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.07 नैनोमीटर न्यूटन मीटर इनवर्स, then the excess force of required to take it away from the surface is। बेसिकली फोर्स रिक्वायर्ड है कि किसी आप डिस्क को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो कितना फोर्स लगाना है। वो सिंपल सी बात है, आप सब लोग जानते हैं कि इसके लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो 2πr इंटू टी। बेसिकली सर्कमफेरेंस जो है सर्कुलर डिस्क का वो कितना है, 2πr इंटू टी। बस वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। तो देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस आपको कितना गिवन है, रेडियस गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 अपॉन 100 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। और सरफेस टेंशन ऑफ वाटर आपको डायरेक्टली गिवन है, जो कितना गिवन है, 0.07। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बेसिकली यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो 2 0 यहाँ पर नीचे शिफ्ट हो गए और 2 0 यहाँ पर शिफ्ट हो गए और 1 0 यहाँ पर नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 2 इंटू 45 90 इंटू 7, तो ये हो गया बेसिकली 630 इंटू 314 अपॉन नीचे हो गया 10 टू द पावर बेसिकली 2 4 5 और 2 7 10 टू द पावर 7। तो इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 63 इंटू 314 अपॉन 10 टू द पावर 6। अब ध्यान से देखिए बेसिकली आपको आंसर जो गिवन है न्यूटन और मिली न्यूटन में गिवन है, तो एग्जैक्टली इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। पूरा सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, मैं इसको 63 इंटू 314 को जो मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 19782 अपॉन 10 टू दी पावर 6 और ये आपका आंसर आ रहा है न्यूटन में। तो आप ध्यान से समझिए। तो बेसिकली आपका जो आंसर्स हैं अगर अपन समझे तो न्यूटन में तो नहीं आ सकता, न्यूटन में तो बहुत ही आंसर कम होगा, इसलिए हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, मिली न्यूटन में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर अपन 10 टू दी पावर -3 लिख दें, क्योंकि 10 टू दी पावर -6 है, मैं इसको पूरा और डिटेल में बताता हूँ। 19782 इंटू 10 टू दी पावर -6 न्यूटन। हाँ, तो बेसिकली ये हो जाएगा 19.78 और 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 न्यूटन। तो ये आपका पावर में आ गया 10 टू दी पावर -3। आप समझ रहे हैं 10 टू दी पावर -3 में क्यों कन्वर्ट किया -6 को, ताकि हम मिली न्यूटन लिख पाए। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा सवाल था, जो बेसिकली आपसे पूछा हुआ था पावर से रिलेटेड, WP से पूछा हुआ बेसिक आसान सा सवाल में आपको क्या गिवन है, एक एक्स फंक्शन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट एक्स फंक्शन गिवन है टाइम का, और आपको बोला है कि फोर्स इतना है तो पावर बतानी, इंस्टेंटेनियस पावर। आप में सब लोग जानते हैं इंस्टेंटेनियस पावर के लिए P = F.V। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर हम फोर्स कैलकुलेट, फोर्स आपको गिवन है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 5 न्यूटन गिवन है। वेलोसिटी चाहिए तो x एज अ फंक्शन, x अगर अपन लिखें यहाँ पर 2t - 1 गिवन है,
इसको डिफरेंशिएट करें dx बाई dt, इससे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा जब कितना हो जाएगा 2 माइनस 0, दैट विल बी 2। तो वेलोसिटी कितना आ गया 2, तो यहाँ पर पावर जो हो जाएगा f इंटू वी, एफ कितना 5 इंटू 2, दैट विल बी 10। तो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। In the nuclear emission stated above, the mass number and atomic number of the product Q respectively are। देखो मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर हमें कैलकुलेट करना है, तो मास नंबर 290 एंड एटॉमिक नंबर आपका 82 है। फर्स्ट हम कर रहे हैं अल्फा डीके, सो अल्फा इज 2He4, ठीक है, प्लस ई प्लस है, ई प्लस मीन्स +1 E0, बीटा नेगेटिव इज -1 E0 एंड ई नेगेटिव इज -1 E0। दैट मीन्स अगर पहले मास नंबर को देखें तो मास नंबर में जो चेंज होगा केवल वो 4 का चेंज होना चाहिए, बिकॉज ये डिके हो रहा है। दैट मीन्स जो न्यू मास नंबर आपका रहेगा वो 290 - 4 इज इक्वल टू 286, ठीक। सेकंड हम एटॉमिक नंबर को देख रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 का डिके होना चाहिए, मतलब एटॉमिक नंबर आपका स्टार्टिंग में है 82, इसमें से डिके हुआ अल्फा, दैट मीन्स -2, देन ई प्लस डीके है, देन -1, देन बीटा माइनस डीके है, तो माइनस +1, एंड ई माइनस डीके है, दैट मीन्स अगेन -+1। तो 82, ये 1 कैंसिल आउट 2 से, 82 - 1 इज 81। सो करेक्ट ऑप्शन इज 286 एंड 81। The light ray enters through a right angled prism at point P with the angle of incidence 30 degree as shown in the figure. It travels through the prism parallel to its base BC and emerges along the face AC. The refractive index of the prism is, हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रे है वो प्रिज्म से आउट होने के बाद पैरेलल टू द सरफेस चला गया, दैट मीन्स यहाँ पे ग्रेजिंग हुआ, एंड ग्रेजिंग कब होता है, जब यहाँ पर एंगल आपका क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये थीटा सी है, दैट मीन्स ये 90 रहेगा, और यहाँ जो एंगल रहेगा ये आपका 90 - थीटा सी होना चाहिए, 90 - थीटा सी होना चाहिए। तो ए बी सरफेस पर जब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो वैल्यू रहेगा स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। आउटसाइड है एयर, यहाँ भी है एयर, तो दोनों साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 आएगा। सो 1 मल्टीप्लाई बाय sin 30 इज इक्वल टू म्यू, ये हमें कैलकुलेट करना है, and sin θ2 is 90 - थीटा सी। So sin 90 - थीटा is cos थीटा। So here mu cos थीटा c and sin 30 is 1/2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सिमिलरली अगर हम AC सरफेस पे देखते हैं तो अगेन हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। सो म्यू साइन एंगल थीटा सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एंड एंगल यहाँ पे बन रहा है 90। सो 1 मल्टीप्लाई बाय साइन 90, sin 90 is also equal to 1, so mu is equal to 1 by sin थीटा सी। ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गई, इधर इक्वेशन नंबर 1 है। हमें कैलकुलेट करना है म्यू, तो पहले हम क्या करें, आप थीटा सी भी फाइंड कर सकते हैं, तो दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, या ऐसा किया जा सकता है कि इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। सो 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा सी डिवाइड बाय साइन थीटा सी। So sin by cos is cot theta is 1/2, so we can say tan theta c is equal to 2। अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम यूज करें तो tan theta is perpendicular upon base is equal to 2/1, so we can calculate hypotenuse by using p square plus b square, so 1 square plus 2 square is √5, तो यहाँ वैल्यू आपको मिलेगा √5, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर इज 2 एंड बेस इज 1। सो क्या यहाँ से हम साइन थीटा सी का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। सो साइन थीटा सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू 2/√5, एंड इक्वेशन नंबर 2 से हमें पता है कि जो भी साइन थीटा का वैल्यू है उसका इन्वर्स म्यू है, दैट मीन्स म्यू इज इक्वल टू √5/2। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। In the above diagram, a strong bar magnet is moving towards solenoid 2 from solenoid 1. The direction of induced current in solenoid 1 and that in solenoid 2 respectively are to the directions. Now, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है जो मूव कर रहा है solenoid 1 to 2।
तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे ये जो मैग्नेट है वो सोलेनॉइड 2 के पास में जाएगा तो यहाँ पे फ्लक्स को इंक्रीज करेगा, और लेंज रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि फ्लक्स के इंक्रीमेंट को क्या करना है, अपोज करना है। तो बहुत सिंपल मेथड से हम समझ सकते हैं कि अगर इधर साउथ है तो यहाँ भी साउथ ही जनरेट होना चाहिए और सोलेनॉइड का नॉर्थ इधर जनरेट होना चाहिए। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा सोलेनॉइड 2 का वो इधर आना चाहिए। नॉर्थ आपका ऑब्वियस बात है कि राइट साइड में आया। अब रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें या डायरेक्शन रूल से अगर हम देख रहे हैं तो नॉर्थ आना चाहिए आपका राइट साइड में। दैट मीन्स जो करंट फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, मतलब बैक फेज से फ्रंट फेज की तरफ आना चाहिए। तो बैक फेज से जब ये फ्रंट फेज की तरफ आएगा तो ऑब्वियस बात है ये D2C आना चाहिए, मतलब ऊपर से नीचे आना चाहिए। तो सोलेनॉइड 2 में तो डायरेक्शन रहेगा B2C। सिमिलरली अगर हम सोलेनॉइड 1 में कंसीडर करें तो मैग्नेट जो है वो सोलेनॉइड 1 से अवे मूव कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज को क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू लेंज रूल इंक्रीज करना होगा। ऑब्वियस बात है कि इधर नॉर्थ है तो यहाँ पर आना चाहिए साउथ, एंड दैट मीन्स इधर आना चाहिए नॉर्थ। यानी सोलेनॉइड 1 जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका डायरेक्शन होना चाहिए टुवर्ड्स लेफ्ट, और इस डायरेक्शन में फील्ड आने के लिए करंट आपका फ्रंट में ऊपर जाना चाहिए, बैक साइड में नीचे आना चाहिए। दैट मीन्स करंट का डायरेक्शन होना चाहिए A to B। तो सोलेनॉइड 1 में A to B एंड सोलेनॉइड 2 में D to C। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। In an ideal transformer, the turn ratio is NP by NS, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशियो में गिवन है 1/2। द रेशियो VS अपॉन VP इज इक्वल टू द सिंबल्स के देयर यूजुअल मीनिंग। तो VS आपका सेकेंडरी पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट सेकेंडरी, एंड VP इज पोटेंशियल एट प्राइमरी। सो एज वी नो VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, ठीक है। एंड NP अपॉन NS का वैल्यू आपको गिवन है 1/2। सो NS अपॉन NP क्या रहेगा, 2/1। Then correct answer is option 4. The graph which shows the variation of 1 by lambda square and its kinetic energy E is where lambda is de Broglie wavelength of a free particle. देखो lambda जब हम कैलकुलेट करते हैं so lambda is equal to h by p, यानी h by p, p represents momentum। momentum को हम लिख सकते हैं in terms of kinetic energy √2m के, है ना। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करना है, हमें ई से रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर आपने ई पुट कर दिया। अब हमें जो रिलेशन चाहिए वो लैम्डा स्क्वायर और ई के साथ है। दैट मीन्स इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना होगा। सो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम ई। सभी ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं कि एनर्जी ई है एंड लैम्डा स्क्वायर को इनवर्स में लिखा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ से जब हम इसका रिलेशन देखेंगे तो लैम्डा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/e, और वी कैन ऑल्सो राइट 1 बाई लैम्डा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू E, ठीक है। तो x एक्सिस पर E आ रहा है एंड y एक्सिस पर 1 बाई लैम्डा स्क्वायर आ रहा है। अगर हम इक्वेशन को ध्यान से देखें सो 1 बाई लैम्डा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू E, दैट मीन्स y प्रोपोर्शनल टू x। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय बाइट लाइट, बाइट लाइट से रिप्लेस्ड कर दिया भाई। आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स के साथ काम करते थे, यहाँ पे अब हमने बाइट लाइट ले ली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट वाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय अ फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। कहने का मतलब ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से यदि हम बाइट लाइट पास करें तो क्या होगा, तो भाई यही होगा। ये क्यों नहीं होगा, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल बी ऑफ इक्वल विड्थ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइट जो कलर होता है लाइट का उसमें 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग वेवलेंथ के। कौन कौन से, विब ग्योर, जानते हो कि नहीं, बढ़िया तरीके से जानते हो, बहुत ही सिंपल है। तो जब ये 7 रंग है और इनकी वेवलेंथ भी अलग अलग है, तो जिसकी वजह से हो क्या रहा है, देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट वाइट फ्रिंज। सेंटर में तो वाइट फ्रिंज ही रहेगी, लेकिन आसपास क्या रहेंगी, कलरफुल फ्रिंजेस रहेंगी उसके, एंड सराउंडेड बाय अ फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस, है ना। तो ये वाला तो कतई नहीं हो सकता क्योंकि वेवलेंथ का चक्कर है, अलग अलग है। इंटरफ्रेंस पैटर्न विल डिसअपीयर, ऐसा भी नहीं होगा। चौथा वाला है देयर विल बी अ सेंट्रल डार्क फ्रिंज। क्या सेंटर में डार्क फ्रिंज बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि ब्राइट लाइट क्या करेगी, सेंटर में अपना ब्राइट स्पॉट छोड़ देगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। ये स्क्रीन पर आ चुका है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन। असर्शन क्या कहता है, द पोटेंशियल बी एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस आर
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल मूवमेंट वेक्टर p ऑफ मैग्नीट्यूड 4 इंटू 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर इज इतना। तो देखो ये डाइपोल मूवमेंट का क्वेश्चन है, हम मान लेते हैं ये हमारा डाइपोल है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सोचो, ये एक्सियल पे पूछ रहा है, ठीक है। किस पे पूछ रहा है? सेंटर से एक्सियल पर पूछ रहा है आपसे पोटेंशियल। हालांकि दे रखा है इसने सॉल्व करके, कितना दे रखा है? 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 वोल्ट। अब हमें क्रॉस चेक करना है क्या ये बाकी में सही दे रखा है। ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई, ये एक्सियल लाइन हो गई, और हमें पता है कि v इक्वल टू होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, थीटा क्या है? एंगल। अब जब एक्सियल पर पूछ रहा है तो थीटा क्या ले लूंगा मैं? 0 डिग्री। तो कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1। तो इसको तो मैं शांति से 1 लिख दे रहा हूं, तो बचेगा क्या? के पी अपॉन आर स्क्वायर। बड़े ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है। बी के की वैल्यू क्या यूज की है इन्होंने? के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 लेना है, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 मल्टीप्लाई पी की वैल्यू कितनी है डाइपोल मूवमेंट की? 4 इंटू 10 टू दी पावर -6। कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है, बड़ी ध्यान से देखो, अपॉन आर स्क्वायर। और आर क्या है यहाँ पे प्यारे लाल? बोलो जल्दी से। 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। क्या 4 से 4 मर जाएगा? और 10 टू दी पावर 9 और यहाँ पे -6, तो ये कितना आ जाएगा? b इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 वोल्ट। कहाँ है ऑप्शन में? ये देखो सही है कि नहीं है। ये प्लस माइनस का साइन दे रखा है, मैग्नीट्यूड की बात हो गई, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो अपने पास असर्शन ए तो ठीक है। रीजन क्या है? b इक्वल टू प्लस माइनस 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मतलब इन्होंने ये b फॉर्मूला लिख दिया पोटेंशियल का। तो अभी देखो फॉर्मूले में 2 कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, ठीक है। 2 नहीं आ सकता, इसीलिए ये फॉर्मूला गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए इज करेक्ट और रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो पहला वाला सही है ऑप्शन। कौन सा सही है? पहला एकदम सही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर फोकस करो। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मासेस अंडरगो कंप्लीटली इनइलास्टिक वन डायमेंशन कोलिजन। कोलिजन का क्वेश्चन है और इनइलास्टिक कोलिजन है। बड़े ध्यान से सुनो, आगे बोला है द बॉडी ए मूव्स विद वेलोसिटी v1 व्हाइल बॉडी v इज एट रेस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज v2, द रेशियो v1 रेशियो v2। क्लास में मैंने ऐसा क्वेश्चन भयानक तरीके से कराया है। आप देखो क्या कह रहा है कि मान लो एक बॉडी है m मास की, दोनों का मास क्या सेम है। दूसरी बॉडी है m मास की, ये दोनों कोलाइड कर रही हैं और इनइलास्टिक कोलिजन है परफेक्टली, बोला इसने कंप्लीटली इनइलास्टिक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? कोलिजन कोई सा भी हो मोमेंटम तो कंजर्व रहता है ना मेरे दोस्त, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। अब सोच के देख, अगर वन डायमेंशन कोलिजन की मैं मान लेता हूं कि इसकी वेलोसिटी है v, कितनी है? v, और यहाँ पे साफ साफ बोला है टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगो कंप्लीटली इनइलास्टिक वन डायमेंशन कोलिजन। द बॉडी ए मूव विद वेलोसिटी v1 वेलोसिटी से व्हाइल बॉडी v इज एट रेस्ट। तो ये इनिशियली रेस्ट पे, तो इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। और अब हम देखेंगे टक्कर से पहले, ये क्या है? टक्कर से पहले, बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? ये बॉडी इससे चिपक जाएगी, क्या हो जाएगी? ऐसे चिपक जाएगी, इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। तो m प्लस m कितना हो गया? बोलो जल्दी से, 2m हो जाएगा कि नहीं? अब ये दोनों मिलके मान लो b डैश वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो पूछा है क्या? द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज v2। चलो v2 बोल दिया तो हम भी v2 बोल देते हैं। द रेशियो ऑफ v1 रेशियो v2, चलो निकालते हैं। p1 में क्या लिखूंगा मैं? mb1। इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा प्यारे लाल? 0। क्या ये दोनों चिपक के एक हो गए हैं? तो दोनों एक ही वेलोसिटी से जाएंगे, m प्लस m। चिपकने के बाद एक साथ चल रहे हैं और वो वेलोसिटी क्या है? v2। तो b1 को तो यही रहने दो, ये हो गया m, ये हो गया 2m इंटू v2, m से m गए, कितना आ गया ये आंसर? 2:1। तो b1 अपॉन b2 कितना आया? 2:1। कहाँ है 2:1? चौथा वाला। तो b1 अपॉन b2 कितना आया? 2:1। चलो ये है क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान से देखो, इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। एक अपना टर्मिनल ये रहा, एक अपना टर्मिनल ये रहा, ये पूरा सिस्टम है। अब आप ध्यान से देखना,
आपने ऐसे क्वेश्चन बीट स्टोन ब्रिज में भी किए होंगे, ठीक है, ठीक है, बीट स्टोन ब्रिज जैसा ही है लगभग, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर है अपने पास। तो सोच, अगर यहाँ पे वोल्टेज ले लिया, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, मान लो यहाँ पे बी ए है, यहाँ पे वी बी है, सेम बीट स्टोन ब्रिज की तरह बी ए और वी बी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस कैपेसिटर का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। जब इस कैपेसिटर का कोई भी मतलब नहीं है तो नया डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ओके, ऐसे बना सकते हैं कि नहीं। और सबकी कैपेसिटेंस इक्वल है, 2 2 2 2 2। अब देखो, ये सीरीज में जोड़ो, ये सीरीज में क्या करोगे, इसको करोगे 1/2, इसको सीरीज में कैसे जुड़ता है, सीरीज का फॉर्मूला पता है आपको कि नहीं, सी इक्विवेलेंट, ऐसा होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। और पैरेलल में कैसा होता है, इसमें पैरेलल में भैया होता है सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 + C2। ये किस में होता है, पैरेलल में, इतना तो पता ही होगा। मान लो ये 2 है, ये 2 है, तो 1/2 + 1/2 कितना हो गया, 1, कितना हो गया ये, 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। और ये वाला कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैराड। अब दोनों पैरेलल में इनको जोड़ दोगे तो क्या आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा इसका कैपेसिटेंस, तो 1 + 1 हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। प्यारे लाल समझ में आया, झिंगा लाला कर दिया, कितना आसान क्वेश्चन था। ये नीट के लेवल को देख रहे हो आप, कैसे हो गया है, फिजिक्स कितनी आसान होती जा रही है। अब बस इसमें क्या कैलकुलेशन में तेजी दिखानी है आपको, ठीक है। तो एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, देखो, द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोस ऑफ सॉलिड एंगल आर। जो सॉलिड एंगल का डायमेंशन होता है, ऑप्शन में बता दो वही डायमेंशन किसका है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। मास्टर ने आपको जरूर पढ़ाया होगा कि सॉलिड एंगल जो होता है प्यारे, वो डायमेंशन लेस होता है। कैसा होता है, डायमेंशन लेस। ओके भैया, जब डायमेंशन लेस होता है तो इनमें से देख लो कौन कौन सी चीज डायमेंशन लेस हो सकती हैं। तो पहला अपने पास टर्म आया स्ट्रेन, दूसरा आ रहा है आर्क, ठीक है। एंगुलर स्पीड तो डायमेंशन लेस हो ही नहीं सकती, स्ट्रेस भी नहीं हो सकता, ठीक है। स्ट्रेन आ रहा है बार बार, स्ट्रेन का फॉर्मूला आप देखो, मान लो एक ये रॉड है एल लेंथ की, इसमें इसको अगर हीट किया जाए तो इसमें इसकी लेंथ में मान लो चेंज आ जाता है डेल्टा एल। तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या होता था, स्ट्रेन होता था कि नहीं। और डेल्टा एल अपॉन एल क्या है, इसको भी हम लिखेंगे कि भैया ये भी मीटर है, मान लो ये भी मीटर है, कट जाएगा कि नहीं। तो ये क्या डायमेंशन लेस हुआ कि नहीं। तो इसकी भी मतलब इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है ना, ये डायमेंशन लेस है। क्योंकि मान लें यहाँ पे अगर मैं एल लिखता हूँ, यहाँ पे भी एल लिखता हूँ तो कट जाएगा ना। तो स्ट्रेन यहाँ पे डायमेंशन लेस है। जैसे सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस होता है वैसे ये एंगल भी डायमेंशन लेस होता है। तो थर्ड आंसर इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन में कि लॉजिक गेट का एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन है और यहाँ ट्रूथ टेबल गिवन है हमें, और हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि बोल रहा है कि बताइए वाई आउटपुट क्या होगा। ठीक, अगर यहाँ से देखेंगे ए भी एंट्री की हुई है, ए 0011 और बी 0101, ठीक है, और वाई आउटपुट हमें गिवन है, ये आउटपुट है हमारे पास। अब अगर आउटपुट को कंपेयर करा दें तो 1010, अगर देखें तो इसी बी का क्या है, ये इनवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी बार। डायरेक्ट है, देखिए 0 का अपोजिट, 0 का अगर हम लोग इनवर्स बात करें तो 1, 1 का इनवर्स 0, 0 का इनवर्स 1, 1 का इनवर्स 0। तो डायरेक्ट है बी बार, और यहाँ पर ऑप्शन जाएंगे हम लोग 1। तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22। अब 22 में क्या है, अ थिन स्फेरिकल शेल इज चेंज बाय सम सोर्स, ठीक। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के मिड में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अब मजे की बात है, शेल है, और शेल के अगर हम लोग बात करें तो पी पॉइंट और सी पर पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, अच्छा सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। तो अगर डिफरेंस की बात हो जाएगी तो क्या होगा यहाँ पर, 0। तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। मजे की बात है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। तो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोलता है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस।
इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, सबको पता है, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, स्टेटमेंट सेकंड में क्या बोलता है, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर रेडियो एक्टिव अगर डीके के कंसेप्ट की हम लोग बात करें तो हर एक एलिमेंट स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। और यहाँ से अगर ऑप्शन की बात करेंगे, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, तो क्या आंसर जाएगा हमारे पास, आंसर इज फर्स्ट। ठीक, डायरेक्ट है, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। ठीक, और 24 में ये है एटम्स का क्वेश्चन है, और मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट 1 इधर गिवन है, लिस्ट 2 इधर गिवन है। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिशन है, तो थर्ड से सेकंड में जा रहा है, तो हमारे पास वो फार्मूला आ जाता है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि यहाँ पर जो ये वेवलेंथ गिवन है आपको, ये नैनोमीटर में है। ठीक, ये नैनोमीटर में है, इसलिए हमारे पास जो भी आएगा एंगस्ट्रॉम में, हम लोग उसमें किसका डिवाइड लगा देंगे, 10 का डिवाइड लगा देंगे प्यारे बच्चों। तो अगर फर्स्ट देखें यहाँ से, तो 1/λ दिस इज इक्वल टू आर, और Z² मतलब हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर, और ये 2 में हो रहा है तो 1/2 का स्क्वायर 4, 1/3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो दिस इज 36, और ये जाएगा आपके पास 9 - 4। ठीक, सो आर 1/λ। सो यहाँ से अगर बात करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 36/5, और 1/r होता है 9/112 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये अप्रॉक्स 6, 5, 6 और 3 के ये एंगस्ट्रॉम में है, और अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइड लगाते हैं 10 का नैनोमीटर में, तो 656.3 नैनोमीटर। ठीक, दिस इज नैनोमीटर, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास ये। तो हमारे पास अगर हम लोग देखेंगे तो मैच लिस्ट फर्स्ट का क्या है, ए का आ जाएगा आपके पास, ये दिस इज थर्ड, और यहाँ से ऑप्शंस मैच कराएं, ओ हो, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास फोर्थ ऑप्शन दिस इज करेक्ट आंसर। क्यों मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ फोर्थ ऑप्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थर्ड किसी में है ही नहीं, ना फर्स्ट में, ना सेकंड में, ना थर्ड में, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब किसी को निकालना हो तो ये मेथड है, आप उसके थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए 25 नंबर देखते हैं हम लोग। तो 25 में ये एसएचएम का क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या पूछ रहा है, डायरेक्टली हम लोग बात करें, एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, टाइम पीरियड की बात कर रहा है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मीटर है दिस इज, और एम्पलीट्यूड आ जाएगा क्योंकि इक्वेशन होती है x = a sin ωt प्लस फाई की बात करेंगे, तो कंपेयर करा लो, एम्पलीट्यूड दिस इज ये आ जाएगा 5 मीटर, और टाइम पीरियड t = होता है 2π/ω, और 2π ω की वैल्यू कितनी है, पाई। सो पाई से पाई कटा, t = 2 सेकेंड प्यारे बच्चों, और प्यारे बच्चों दिस इज फोर्थ आंसर इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड। आपके पास दे रखा है इधर की तरफ ससेप्टिबिलिटी लिस्ट सेकंड के अंदर, दूसरा दे रखा है मटेरियल कौन सा है यहाँ पर। अगर बात की जाए मटेरियल के लिए, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड द नॉन मैग्नेटिक, इनके लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है। तो अगर बात की जाए डायमैग्नेटिक की, तो डायमैग्नेटिक के लिए जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है वो -1 से ज़्यादा एंड 0 से कम होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए का लिस्ट सेकंड से अगर बात किया जाए तो ए किसको डिफाइन करेगा, ए डायमैग्नेटिक जिसके लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू -1 से ज़्यादा है और 0 से कम है। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए फेरोमैग्नेटिक के लिए, तो फेरोमैग्नेटिक के लिए जो ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये थर्ड हो जाएगा हमारे पास। पैरामैग्नेटिक की अगर बात की जाए तो पैरामैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू 0 से ज़्यादा एंड कोई भी स्मॉल पॉजिटिव कांस्टेंट दे रखा है तो उससे कम होती है। ठीक है, तो हमारे पास पैरामैग्नेटिक के लिए हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। एंड उसी के साथ साथ बात की जाए नॉन मैग्नेटिक के लिए विच इज़ क्लोज टू 0, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन डी के लिए हो जाएगा फर्स्ट। तो अगर यदि मार्किंग चेक की जाए तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए डिफाइन कर रहा है थर्ड को, एंड सिमिलरली बी डिफाइन कर रहा है ए डिफाइन कर रहा है सेकंड को, बी डिफाइन कर रहा है थर्ड को, एंड सी डिफाइन कर रहा है फोर्थ को, एंड डी डिफाइन कर रहा है फर्स्ट को। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉलम एच का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में गिवन है अ वायर ऑफ लेंथ L एंड द रेजिस्टेंस 100 ओम इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड द फर्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड while the next 5 parts are connected in parallel. The two combinations are again connected in series, then the resistance of this final combination is। ठीक है, तो पहले हमें क्या दे रखा था, एक वायर है जिसका लेंथ L दे रखा था। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस हमें पता है कितना, उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम। तो अगर बात की जाए कि अगर उसको मैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, देन द लेंथ ऑफ ईच इक्वल पार्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, क्या L/10 बोल सकते हैं, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच इक्वल पार्ट्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास R/10। ठीक है, तो पहले रेजिस्टेंस कितना था हमारे पास, R/10। ठीक है, तो पहले रेजिस्टेंस हमारे पास कितना था, पहले रेजिस्टेंस हमारे पास 100 था, तो 100 डिवाइड बाई 10 विच इज मीन्स, तो सभी वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10। देन पहले हमने इसको किस तरह से कनेक्टेड किया, 5 वायर्स को आपने कनेक्ट किया सीरीज के अंदर एंड नेक्स्ट 5 को पैरेलली कनेक्टेड किया, फिर उसके बाद इन दोनों कॉम्बिनेशन को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये रेजिस्टेंस 10 ओम का रेजिस्टेंस है, एक और सीरीज़ के अंदर, ये भी सीरीज़ के अंदर, ये भी सीरीज़, तो ऐसे 5 रेजिस्टेंस तो आ गए। ठीक है, 10 ओम 10 ओम 10 ओम एंड 10 ओम। सिमिलरली 5 जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलली कनेक्टेड है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये पूरा जो सीक्वेंस दे रखा है हमारे पास, जो पूरा सीक्वेंस है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने किस में कर दिया, एक सीरीज़ और पैरेलल दोनों को कंबाइन सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया फाइनली। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया सीरीज़ के अंदर, तो हमारे पास हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस 50 ओम। और जब हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ईच रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 एंड प्लस 1/R5। देन टोटल अगर हमारे पास बात की जाए, देन 5 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 10 था, तो 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई हमारे पास यहाँ से 2 ओम आ रही है। डन, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो इस पूरे का हमारे पास 2 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है 2 ओम। देन टोटल नेट अगर बात की जाए, देन रेजिस्टेंस, देन फाइनल रेजिस्टेंस R फाइनल, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 50 + 2 विच इज़ इक्वल टू 52 ओम। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी एंड हुज EMF इज 10 वोल्ट एंड internal resistance is 1 ohm when connected through an external resistance of 4 ohm as shown in a figure, then हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो अगर बात की जाए सर्किट के अंदर, तो अगर देखा जाए यहाँ पर EMF कनेक्टेड है हमारे पास कितना 10 वोल्ट का, इसी के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 4 ओम का। तो अगर मैं यहाँ पे करंट की बात करूँ तो हमारे पास करंट कितनी आ जाएगी, करंट आ जाएगा टोटल EMF कितना है हमारे पास 10 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4 + 1। ठीक है, तो करंट आ गई हमारे पास 10 डिवाइड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 2 एम्पियर। तो ये पता चल रहा है कि हमारे पास ये कितना है 2 एम्पियर। अगर बात की जाए टर्मिनल वोल्टेज के बारे में, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, तो टर्मिनल वोल्टेज की बात की जाए V अगर मुझे निकालना है तो कितना लिखेंगे, V इज इक्वल टू EMF माइनस I इंटू R के बराबर। तो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EMF माइनस I करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कितना हो गया, EMF कितना दे रखा था 10, करंट कितनी है हमारे पास 2 एम्पियर और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1, तो 10 - 2
विच इज़ इक्वल टू 8 वोल्ट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। डन। Then next question, a particle moving with uniform speed in a circular path maintain, option given है constant velocity but varying acceleration, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है आपको वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड उसके साथ साथ दे रखा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जब भी अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, ये कोई पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये इसका रेडियस r दे रखा है, यहाँ पर एक पार्टिकल समझ लो जिसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, जबकि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जब वेक्टर क्वांटिटी की बात होगी तो यहाँ पर जैसे जैसे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो हर पॉइंट पर पार्टिकल की क्या होगी? डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। तो जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होगी वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या होगी? चेंज होगी। स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी क्या करेगा? वेरी करेगा। और इसी के साथ साथ अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए, यहाँ पर स्पीड अगर यदि यूनिफॉर्म स्पीड दे रखा हमें, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू तो जीरो होगी, तो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगा जो इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करा रहा है, वो एक्सेलरेशन है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें तो वो टुवर्ड द सेंटर होता है, लेकिन ईच पॉइंट अगर बात की जाए एवरी टाइम अगर देखा जाए तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो एवरी टाइम क्या हो रही है? चेंज होती जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ये वेरी करेगी, और उसी के साथ साथ एक्सेलरेशन, ठीक है, ये भी क्या करेगा? ये भी वेरी करेगा। जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो भी क्या करेगा? वेरी करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा जिसमें वेलोसिटी भी वेरी करे और उसके साथ साथ एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर दोनों की ही क्या है? डायरेक्शन चेंज हो रही है एट अ मोमेंट अगर बात की जाए तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है अ टाइटली बाउंड 100 टर्न्स coil of radius 10 centimeter carries a current of 7 ampere and the magnitude of the magnetic field at the center of the coil is, and take permeability of free space is 4 pi multiply 10 raised to power minus 7। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। वी नो दैट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ये होता है, अगर रेडियस हमें गिवन है यहाँ पर तो म्यू नोट NI अपॉन 2R के बराबर। ठीक है, तो हमें म्यू नोट की वैल्यू दे रखी है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ये है 4 पाई मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं आपको? 100 दे रखा है, इनटू करंट कितना है हमारे पास? 7 एम्पर की करंट है, डिवाइड बाई 2 इंटू रेडियस कितना दे रखा है हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर? रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो हम इसको मीटर में क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या बोला जा सकता है? ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इस 2 को क्या पाई को क्या लिख सकते हो? 22 डिवाइड बाई 7 लिखा जा सकता है। तो 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई ये ऊपर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5 इंटू 7 डिवाइड बाई 10 की पावर माइनस 1। डन, इसको सॉल्व कर सकते हो। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो ये होगा 44 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4। इसी को आप लिख सकते हो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो मिली और टेस्ला के बीच में ऑप्शन दे रखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 4.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 4.4 मिली टेस्ला। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4.4 मिली टेस्ला। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, let's see the next problem. In a vernier caliper, n+1 division of a vernier scale coincide with n division of main scale. If one main scale division represents 0.1 mm, then the vernier constant is. See, first of all, we need to understand what vernier constant is. Vernier constant is nothing but a least count of a vernier scale. So what is least count? We need to understand that the formula of least count is given by
1 main scale division minus 1 vernier scale division. All right, champs? All right, sir. Now, we need to understand that 1 vernier scale division and main scale division is represented by which figures? See, it is already given that n plus 1 division of vernier scale किसके बराबर है? यह है n मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। इसका मतलब है एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो किसके बराबर होगा? n अपॉन n प्लस 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा। बिल्कुल सही सूर्या सर। इसका मतलब ये है कि हमको कैसे भी करके अब लीस्ट काउंट निकालना है। तो लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? आपको अभी फॉर्मूला पता है। इट इज नथिंग बट 1 मेन स्केल डिवीजन, दैट इज how much m? That is 1 MSD minus 1 VSD. What is 1 VSD? It is n upon n plus 1 MSD. So could I write? ये हो जाएगा n plus 1 minus n upon n plus 1, n से n का मैटर हो चुका है क्लोज MSD। तो लीस्ट काउंट की जो वैल्यू आई है द टर्न्स आउट टू बी, लीस्ट काउंट की वैल्यू देखिएगा क्या आई है। लीस्ट काउंट की वैल्यू आई है सूर्या सर 1 अपॉन, what is the value of this one? This is n plus 1 MSD. ऑल राइट। सो ये आंसर अभी है नहीं क्योंकि अपने को मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू रखनी पड़ेगी। और आप देखिएगा ध्यान से, इनने पूछा है, बताया भी है कि एक मेन स्केल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0.1 mm को रिप्रेजेंट कर रहा है, परंतु वर्नियर कांस्टेंट आपको सेंटीमीटर में लिखना है। तो यदि यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लिखूं तो बन जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 0.1 mm की जगह क्या मैं लिख सकता था? ध्यान सुनना बच्चा, 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि 0.1 mm किसके बराबर होगा? 0.01 सेंटीमीटर। और ये और कुछ नहीं 1 अपॉन 100 लिखा है। इसकी वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 100। सो द आंसर शुड बी 1 अपॉन 100 times of n plus 1 and the option should be D. So the correct answer for this option, for this question is D. So the next problem is an unpolarized light beam strikes a glass surface at Brewster's angle. Then which of the following option is correct? We need to understand what is the concept of Brewster's angle. See, if any ray hits the surface, let's suppose mu be the refractive index of the medium on which the ray is hitting. So ये क्या करेगा? ये दो एंगल देगा, एक देगा रिफ्लेक्टेड एंगल, दिस विल बी रिफ्लेक्टेड रे, एंड देयर वन मोर विल बी रिफ्लेक्टेड रे, एंड अनदर वन विल बी रिफ्रैक्टेड रे। तो अपने को पता होना चाहिए कि जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो होती है कंप्लीटली पोलराइज्ड। कैसी होती है? ब्रूस्टर एंगल पे जब एंगल कैसा हो? ब्रूस्टर एंगल हो, तो ये जो रे होती है वो होती है कंप्लीटली पोलराइज्ड। और जो रिफ्रैक्टेड होती है वो होती है पार्शियली पोलराइज्ड। कैसी होती है? पार्शियली पोलराइज्ड। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? देखते हैं। पहला ऑप्शन है बोथ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। नो, द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट सी रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। अपने को और ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है, हमको मिल चुका है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। द मास ऑफ अ प्लैनेट इज 1/10 that of the earth and its diameter is half of the earth. The acceleration due to gravity of the planet will be given by. We need to understand that acceleration due to gravity of any planet is given by gm upon r square. All right everyone? All righty, right sir. So could I say gp1 upon gp2 will be given by m1 upon m2 times of r2 upon r1 का whole square, because it is inversely proportional to radius and directly proportional to mass. See, यदि diameter आधा है तो क्या रेडियस भी आधा होगा? बिल्कुल आधा होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस और डायमीटर में सेम ही रिलेशन आने वाला है। तो क्या मैं कह सकता हूं बंधु gp1 अपॉन gp2 इज इक्वल्स टू m1। m1 मान लेते हैं मास ऑफ अर्थ है, बिल्कुल सही, मास ऑफ अर्थ है, बिल्कुल सही। m2 कितना है? 1/10 है, तो क्या मैं कह सकता हूं मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 10th, वेरी गुड, इनटू, एंड इट्स डायमीटर इज हाफ ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो हाफ ऑफ द अर्थ मतलब re डिवाइडेड बाय 2 अपॉन re का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या लिखना था? r2 को क्या लिखा है मैंने? अर्थ का आधा, है ना? बिल्कुल सही सर। तो क्या हो जाएगा? यहां से यहां इसका मैटर हो जाएगा क्लोज, हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ
1/4. Is it fine? Yes. 2 पाँचे 10, 2 दूनी 4, ये लिखा हुआ है. GP1 divided by GP2. What is GP1? GP1 is nothing but G, acceleration due to gravity at the surface of earth. तो GP2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी? 2G divided by 5. That will be given by 2/5 times of. What is the value of G? We need to put out the value of G, I guess 9.8, right? So when putting the value 9.8, I will get the answer as 3.92 meter per second square, and the correct option for this problem will be given by option number B. We have this next problem. It says a wheel of a bullock cart is rolling on a level road as shown in the figure below. If its linear speed is v in the direction shown, which one of the following option is correct? P and Q are the highest and the lowest point. We need to understand that it is rolling, है ना? So the rolling motions confirm that कि भाई साहब जो निचला पॉइंट है और जो सरफेस की वेलोसिटी है वो दोनों सेम होनी चाहिए. इसका मतलब ये है यदि मैं Q की वेलोसिटी निकालूं और P की वेलोसिटी निकालूं तो कुड आई राइट वेलोसिटी ऑफ P इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस आर ओमेगा. यस सर. और ये ऐसा दोनों क्या है? इसके सेंटर पे बैठ के यदि इसकी वेलोसिटी को देखोगे तो इट विल बी आर ओमेगा इन दिस डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय v. व्हाइल इन दिस केस इस पॉइंट की वेलोसिटी देखोगे आप तो देखिएगा क्या आगे की तरफ बेटा v है? यस सर. और क्या ये इधर की तरफ ओमेगा से घूम रहा तो पीछे की तरफ आर ओमेगा है? बिल्कुल सही सर. और यदि ये इसके निचले सरफेस पे स्लिप नहीं हो रहा है इसका मतलब है निचली सतह की जो स्पीड है और इस पॉइंट की जो स्पीड है वो दोनों सेम होगी, तभी तो सतह क्या हो रही है एक दूसरे से चिपकी हुई है, स्लिप नहीं हो रही और प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है. दैट मींस v शुड बी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा. जैसे ही ये हमें पता चला प्योर रोलिंग मोशन है तो क्या मैं कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ q जो है वो क्या होने वाली है? 0. और वेलोसिटी ऑफ p जो है वो क्या होने वाली है? 2v के बराबर. यदि ऐसा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पॉइंट p जो है वो पॉइंट q से तेज स्पीड से मूव कर रही है. Did you guys get it or not? So the option should be option number D for this problem. करते हैं अगला सवाल. The moment of inertia of a thin rod, ये inertia नहीं है, inertia है. Alright बच्चों, right? Of a thin rod about an axis passing through its midpoint and perpendicular to the rod is given by this 2400 g centimeter square. Now the length of the 400 gram rod is nearly. We need to understand that यदि कोई रॉड है और उस रॉड के बीच से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ml²/12. है ना? अपने को आई का वैल्यू दे रखा है. अब ध्यान से देखना ना, मास भी ग्राम में है बिल्कुल, लेंथ भी किस में आ रही है? सेंटीमीटर में. तो अपने को किसी भी यूनिट को चेंज करने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है. सो कुड आई से दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय व्हाट? 2400. All right, that should be is equals to ml²/12. The mass is what we need to understand. What is the mass? Mass हो गया है 400 grams, right? This is 400 multiplied by L² divided by 12. मैटर हो चुका है क्लोज. 4 छके 24, 12 छक 72 बराबर L². L का मान √72, 8 8 64, 64 मतलब 8 से थोड़ा सा ज्यादा, तो उत्तर आएगा 8.5 सेंटीमीटर. तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर आप देखिए यहाँ पे दिस इज WSB. तो दिस इज WSB और यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है दैट चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस. और आप जानते हैं दैट WSB, जो WSB है तो इसका जो बैलेंसिंग कंडीशन होता है बच्चों वो आप जानते हैं दैट इट इज P/Q = R/S. P/Q = R/S. आप यहाँ पे देख रहे हैं दैट 10/10 दैट इज 1 ओम. ठीक है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट 15 ओम और यहाँ पर एक पर्टिकुलर छोटा सा एक सर्किट और यहाँ पे हमको दिख रहा है दैट इज एक यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ है और इसी के पैरेलल में बच्चों यहाँ पे 5 ओम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है. अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 10/10 इज इक्वल टू 15 अब 2 मिनट के लिए मैं आपसे बस इतना सा कह रहा हूँ, अगर 2 मिनट के लिए इस डायोड का अगर मैं यहाँ पे नहीं मानता हूँ इसकी एग्जिस्टेंस तो यहाँ पर 5 आएगा. इट मीन्स यहाँ पर ये आएगा 3. ठीक है.
अब लेकिन यहां पर एक्चुअल में यहां पर डायोड लगा हुआ है और वो भी लगा हुआ है बच्चों पैरेलल के अंदर, और आप जानते हैं कि अगर पैरेलल में अगर इस डायोड का रेजिस्टेंस यहां पर एग्जिस्ट करता है तो यहां पर इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 5 से भी कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ब्रिज किसी भी कंडीशन में बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। सो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। देन लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन, दिस ऑप्शन 10/10 एंड दिस इज 15/5 ओम। अच्छा एक चीज यहां पे देखना बच्चों कि यहां पर हम जानते हैं दैट यहां पर फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग का, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर ये पी साइड बेटा पॉजिटिव साइड से और ये जो एन साइड है ये अगर नेगेटिव साइड से कनेक्टेड होती है देन दिस इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग। आप यहां पर ध्यान से देखिए इसको कि यहां पर ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, सो दिस पी साइड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस एन साइड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल। इट मींस दिस पर्टिकुलर डायोड इज इन रिवर्स बायस। सो यहां पर कंडक्टिविटी का कोई सवाल नहीं उठता, तो यहां पर कंडीशन जो बैलेंसिंग कंडीशन है वो भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर इसको देखते हैं एक बार, 10/10 एंड दिस इज 15 एंड दिस इज यस, ये कंडीशन सुटेबल कंडीशन लग रही है। देखिए आप यहां पे 10, 15 और 5 ओम इज फर्दर कनेक्टेड विद दी दिस पीएन जंक्शन डायोड, और वो भी कौन सी कंडीशन में आप देखिए दिस इज द फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन। सो इट मींस अगर 5 ओम और इस पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं देखता हूं बच्चों, और अगर वो रेजिस्टेंस 15 और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर ये दोनों मैच होके अगर इसी रेशियो से ये दोनों बिल्कुल सेम हो जाते हैं, तो यहां पर ये कंडीशन मेरे को एक ऐसी कंडीशन मिलती है जहां पर मेरे को व्हीट स्टोन ब्रिज बच्चों क्या मिल सकता है, बैलेंस्ड, ठीक है। नाउ इन दिस कंडीशन ये देखिए इस कंडीशन के अंदर भी आप देखेंगे कि यहां पर ये जो एन टाइप है, एन टाइप इज वंस अगेन कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस पी साइड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल। सो इन दिस कंडीशन ऑल्सो दिस इज द रिवर्स बायसिंग इज ऑब्जर्व्ड। सो यहां पर हमारा राइट ऑप्शन होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बच्चों, फोर्थ हो नहीं सकता, सेकंड हो नहीं सकता, इट मींस द राइट ऑप्शन इज द थर्ड ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 एक बार देखते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी थ्रू अ रजिस्टर इफ आई इज द करंट इन द सर्किट इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। चलिए एक बार ऑप्शंस अपन देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज दिस कि यहां पर एक पर्टिकुलर कैपेसिटर को चार्ज किया गया है बच्चों, ठीक है, बाय कनेक्टिंग अ बैटरी एंड दिस, ठीक है। तो यहां पर चलिए मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन एक बार देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ आई। यहां पर ये जो पर्टिकुलर वर्ड यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस वर्ड को बिल्कुल भी यहां पर हम जगह नहीं दे सकते, है ना, राइट ऑप्शन के लिए, तो क्योंकि यहां पर आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट इज नथिंग बट इट इज द वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इसका डायरेक्शन देख सकते हैं। अगर सर्किट को अगर मैं बच्चों को यहां पर कंप्लीट कर दूं तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर पॉजिटिव, ठीक है, तो करंट जो पर्टिकुलर वायर्स के अंदर जो करंट यहां पर फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन ये है, और यहां पर जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है उसका डायरेक्शन भी यही है। तो यहां पर ये पहला ऑप्शन हमारा गलत ऑप्शन है। चलिए सेकंड पे बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन आई फ्लोज बट कैन बी मैनी डायरेक्शन। बच्चों अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि जो वायर में जो करंट फ्लो करती है, ठीक है, वायर के अंदर जो करंट फ्लो करती है और जो डिस्प्लेसमेंट करंट इन बिटवीन द प्लेट्स फ्लो करती है इन द फॉर्म ऑफ, जिसको हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट बिल्कुल सेम होता है। अगर ये जो वायर में जो करंट जो फ्लो हो रही है बच्चों, अगर ये जिस टाइम जीरो हो जाता है तो उस टाइम ये जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्प्लेसमेंट करंट, वो भी जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर इस जगह पर हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत ऑप्शन हो गया, जहां पर लिखा हुआ है दैट इट इज ग्रेटर देन, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहां पे, देयर इज नो करंट, ठीक है, चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू, ठीक है, देयर इज नो करंट। चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार अपन। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज आई। यहां पर आप देख रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बच्चों चार्ज किया जा रहा है, तो देयर इज नो करंट, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ऑन द फोर्थ ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई, दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आप देख सकते हैं फिगर के अंदर, ठीक है, this is the current which is flowing in the wire and this is the displacement current, ठीक है, in the form of variable electric field. They both have the same direction. The following graph represent the TV curves of an ideal gas where T is the temperature and V is the volume at 3 pressure P1, P2 and P3 compared with those of Charles law represented as dotted line. चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो दिस इज द ग्राफ विच इज बीन गिवन बिटवीन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और यहाँ पर ऑप्शंस हमको, ठीक है, P1, P2, P3 की फॉर्म के अंदर दिए हुए हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग के हमको यहाँ पे डिसाइड करना है। सो
यहाँ पर अगर चलिए अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, पी वी इक्वल टू म्यू आर टी। यहाँ पर आप देखना जरा, ये ग्राफ y एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है बच्चों टेम्परेचर, एंड x एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर वॉल्यूम। तो चलिए अपन इसको इसी फॉर्म के अंदर एक बार इसको लेते हैं। तो यहाँ पर t अपॉन v, ठीक है, t अपॉन v, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, p अपॉन म्यू आर। अब आप जानते हैं अच्छे से कि यहाँ पर ये कांस्टेंट, तो यहाँ पर जो प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the ratio of temperature and volume, and the ratio of temperature and volume is nothing but it is the slope of this graph। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस ग्राफ का जो स्लोप है बच्चों, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो यहाँ पर अब प्रेशर, अब स्लोप किसका सबसे ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द P1 P2 P3 में से जो P1 का स्लोप है बच्चों सबसे ज्यादा है, उससे कम स्लोप P2 का, और उससे कम स्लोप P3 का। तो चलिए यहाँ पर एक बार ऑप्शन देख लेते हैं अपन। तो P1 इज ग्रेटर देन P, ओके, दिस इज द ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए P1 का सबसे ज्यादा, P2 का उससे लेसर, और सबसे लीस्ट किसका है, P3 का। सो दिस इज ऑप्शन सेकंड। Okay, 39. If the mass of the bob in a simple pendulum is increased to thrice its original mass and its length is made half its original length, then the new time period of oscillation is x by 2 times its original time period, then the value of x। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको अपन। t इक्वल टू 2 पाई l बाय जी, t इक्वल टू 2 पाई l बाय जी। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज देखना है, यहाँ पर लाइन में यहाँ पे ये भी दिया हुआ है दैट मास, ठीक है, मास ऑफ द बॉब इन अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज थ्राइस वगैरह, ठीक है। यहाँ पे आप देखना टाइम पीरियड में कहीं पे भी यहाँ पर हमने मास को मतलब कहीं पे भी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब सीधा सीधा अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, मास की कोई जगह इस फॉर्मूले में है नहीं, तो यहाँ पर इसका मतलब t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट l, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन। अब हमने मास को हमने यहाँ पर इंक्रीज किया है, उससे कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसने यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे दिया हुआ है दैट इट्स लेंथ इज मेड हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन द न्यू टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज x बाय 2 टाइम इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड। इसने यहाँ पर ये कहा है बच्चों कि अगर यहाँ पर इसकी लेंथ को हाफ कर दिया जाए तो जो इसका न्यू टाइम पीरियड है इट बिकम्स x बाय 2 टाइम्स इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो यहाँ पर t डैश का मतलब है कि इसका जो नया टाइम पीरियड होगा, वो जो नया टाइम पीरियड होगा, वो नया टाइम पीरियड हो जाएगा x बाय 2 इंटू ओरिजिनल टाइम पीरियड। देखिए x बाय 2 टाइम्स द ओरिजिनल टाइम पीरियड, तो x बाय 2 टाइम्स द ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो एक इक्वेशन यार मेरे पास यहाँ पर ये आ गई l बाय 2, इसको देखिए ध्यान से, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, और आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पर दैट t इज प्रोपोर्शनल टू रूट l। तो एक इक्वेशन बच्चों मेरे पास यहाँ से आ गया, एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर आया, ठीक है। वी कैन डिवाइड दिस इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशंस को जब आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू x इक्वल टू रूट 2, x इक्वल टू रूट 2, एंड दिस इज अवर आंसर। सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। Two heaters A and B have power rating of 1 kilowatt and 2 kilowatt respectively. Those two are first connected in the series। देखिए पहले दोनों को किसमें कनेक्ट करा हमने, लो सीरीज में, and then they are connected parallel, okay, ठीक है, टू अ फिक्स्ड पावर सोर्स। द रेशियो ऑफ द पावर आउटपुट फॉर दीज टू केसेस इज। तो आप जानते हैं बच्चों, ठीक है, कि पावर की अगर हम बात करते हैं बच्चों, पावर की अगर हम बात करते हैं, स्पेशली अगर सीरीज में बात करते हैं, ठीक है, तो सिंपल सीरीज के अंदर हम क्या बोलते हैं दैट P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, ठीक है। तो P1 P2 कितना है बच्चों, दैट इज 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट, 1 इंटू 2 एंड दिस इज 3, सो दिस इज 2 बाई 3, ठीक है, राइट। चलिए सेकंड सिचुएशन में हमने इन दोनों को बच्चों किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में हमने इनको कनेक्ट कर दिया, ये पैरेलल में कनेक्ट किया। पैरेलल के अंदर यही फॉर्मूला यहाँ पर अब क्या हो जाता है बेटा, तो ये होता है P1 प्लस P2। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 इट मीन्स 3, राइट, यहाँ पे किलोवाट लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसने क्या पूछा था, रेशो। तो रेशो जो इसने पूछा है सीरीज बाय पैरेलल, तो सीरीज बाय पैरेलल का रेशो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सो इट इज 2 बाय 3 अपॉन 3, so this is 2 by 9, this is 2 by 9, so this is our ratio, so 2:9. Once again the fourth option is our correct answer. Question number 41 of T5. If the plates of a parallel plate capacitor connected to a battery are moved close to each other, then these are the four options given to us.
the charge stored in it increases, the energy stored in it decreases, in its capacitance increases, the ratio of charge to its potential remains the same. तो हमको ये बताना है कि इस कंडीशन के ऊपर इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो हम जानते हैं कि Q इक्वल टू किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू CV, और C इक्वल टू होता है दैट इज एप्सिलॉन स्लॉट एप्सिलॉन आर A बाय D के बराबर। अगर D डिक्रीज हो रहा है तो C क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, और एनर्जी हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू हाफ QV, और V है यहाँ पर कांस्टेंट, और V हमने क्या रखा है यहाँ पर कांस्टेंट। सो QU इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें जो ऑप्शन सही लग रहे हैं वो हैं, पहला द चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस, सेकंड है इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, एंड द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इज ऑल्सो increases. So correct answer is fourth, that is ACE only. So next question is from ray optics. The small telescope has an objective of focal length 140 centimeter and an eyepiece of focal length 5 centimeter. The magnifying power of telescope हमको निकालना है। तो magnifying power of the telescope is given by m equal to f naught upon Fe, where f naught is given 140 centimeter and the focal length for the eyepiece is given Fe, that is equal to 5 centimeter. हमको कितना given है, that is equal to 5 centimeter. तो इसको अगर हम divide करेंगे then the answer is 28. So the correct option is fourth. So fourth is the correct option. (43) A sheet is placed on a horizontal surface in front of a strong magnetic pole. A force is needed to. तो हमें इसे ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर सही होगा। तो जो हम ऑप्शन से इसको चेक करेंगे तो पहला है होल्ड द शीट देयरफॉर इफ इट इज मैग्नेटिक, बिल्कुल सही बात है। ये हो सकता है, क्यों हो सकता है कि जो शीट है वो डाया हो सकती है, पैरा हो सकती है और फेरो हो सकती है। तो शीट क्या हो सकती है, द शीट देयरफॉर इट इज मैग्नेटिक, बिल्कुल सही है। सेकंड है होल्ड द शीट देयरफॉर इट इज नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक होगी तो फोर्स लगना संभव नहीं हो पाएगा, तो ये ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं होगा। तीसरा है मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग, अगर वो कंडक्टिंग होगी तो कुछ ना कुछ अपोजिंग फोर्स लगेगा, एडी करंट्स पैदा हो सकते हैं, उसमें अपोजिंग फोर्स पैदा हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है फोर्स जनरेट करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर आर A and C ओनली, सो 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a metallic bar of Young's modulus is given 0.5 into 10 raised to power 11 Newton per meter square. Coefficient of thermal expansion is also given 10 raised to power -4. Length is given 1 meter and area of cross section is given 10 raised to power -3 meter square. If it is heated from 0 degree centigrade to 100 degree centigrade without expansion or bending, so हमें compressive force निकालना है। तो हम जानते हैं compressive force का जो फॉर्मूला होता है F equal to YA alpha delta T। हमें Y यहाँ पर कितना दे रखा है, we are provided with 0.5 into 10 raised to power 11. एरिया हमको कितना दे रखी है, एरिया इज गिवन 10 raised to power -3. अल्फा हमको कितना दे रखा है, अल्फा इज गिवन 10 raised to power -5, और चेंज इन टेम्परेचर हमको कितना दे रखा है, डेट इज इक्वल टू 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50 into 10 raised to power 3 न्यूटन। सो द करेक्ट आंसर इज 4। सो 4th इज द करेक्ट आंसर। Another question is from gravitation. The minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of the earth whose mass is given capital M and radius is given r a in a circular orbit of an altitude 2r from the surface of the earth। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी Gmm अपॉन r प्लस E इक्वल टू माइनस Gmm अपॉन 6r। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू माइनस Gmm अपॉन 6r प्लस Gmm अपॉन r। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5/6 Gmm upon r. So the correct answer is third. So third is the right answer. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है आपसे पीक करंट के बारे में। इसमें पूछा है पीक करंट के बारे में। तो अपने को पता है कि जो आई पीक होता है
ये होता है √2 टाइम्स IRMS के, ठीक है। जो पहला इक्वेशन दिमाग में क्लिक करना चाहिए, यही करना चाहिए, ठीक है। आई पीक इक्वल टू √2 IRMS, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे IRMS, ठीक है। तो IRMS हो जाएगा आपका VRMS बाई XC, ठीक है, बाई XC। तो ये हो जाएगा आपका VRMS की वैल्यू दी है 210, तो ये हो जाएगा आपका 210, ठीक है, बाई XC। अब XC को कैलकुलेट करेंगे तो XC जो होता है ये हो जाता है आपका 1/ωc, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/ω का हो जाएगा 2πf और 2πf और c, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 इंटू पाई को ऐसे रन देते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना हो गया आपका 50 और कैपेसिटेंस कितना है 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। 50 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 1/10 की पावर 3 10 की पावर -3 इंटू पाई, ठीक है, ये हो गया। अब IRMS इक्वल टू ये हो गया आपका VRMS कितना है, VRMS हो गया आपका 210 बाई XC कितना है, XC की वैल्यू ये आई है, ठीक है ना, XC की वैल्यू इतनी आई है। तो XC बाई में तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपको कितना 10 की पावर -3 इंटू पाई, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। तो अब ये बराबर हो जाएगा आपका, ये हो गया देखो 10 टू पावर -3 है तो ये हो जाएगा 0.210 इंटू पाई, ठीक है। तो IRMS निकल गया। तो अब आई पीक जो होगा ये हो जाएगा आपका √2 टाइम्स IRMS की, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ये 4th ऑप्शन जो है आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसमें दिया हुआ है कि एक आयरन बार है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी L है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना M है, ठीक है। तो देखो M यानी मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू होता है QM पोल स्ट्रेंथ इंटू पोल के बीच की सेपरेशन, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बोला है कि इसको बेंड कर देते हैं, ठीक है। बेंड करते हैं कहाँ से, मिडिल से, इसके लेंथ से, और ऐसे बेंड करते हैं कि एंगल कितना 60 डिग्री, ठीक है ना। ये देखो ये लेंथ L है, ये पूरी लेंथ कितनी है L है। अब इसको हम 20 से अगर बेंड करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये 60 हो गया और ये आपकी लेंथ कितनी होगी L/2 और ये कितना हो गया L/2। तो देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी L/2, ठीक है ना। तो यानी अब जो पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे D की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पे D की जगह L रख देंगे, ठीक है ना। D की जगह L रख देंगे, D की जगह हम यहाँ पे L रख देंगे। तो ये हो गया आपका कितना, देखो अब जो पोल्स के बीच की दूरी होगी ये कितनी होगी L/2 हो गई। तो जो नया पोल मैग्नेटिक मोमेंट होगा ये हो जाएगा M डैश इक्वल टू QM L/2, यानी पहले का कितना हो गया आधा। तो M डैश इक्वल टू कितना हो गया आपका M/2, ठीक है ना। तो आधा हो जाएगा, 4th ऑप्शन सही है इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें पूछा है कि एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ क्या होगा, ठीक है ना, और V और T दिया हुआ है। तो अपन जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो स्लोप से पता चलता है, ठीक है ना। अगर VT ग्राफ दिया है तो इसका जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन बताएगा। तो इस ग्राफ में देखो VT ग्राफ में ये तो 0 वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होगा और ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट होगा और कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ कैसा है, यहाँ पे देखो स्लोप कितना है 0, यहाँ स्लोप कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया 0, और यहाँ पे स्लोप कैसा है नेगेटिव है और कैसा है कांस्टेंट है,
नेगेटिव है और कांस्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो बताता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम ये देख पाएंगे कि इसमें ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है ना। देखो 0 है, ठीक है, यहाँ 0 है तो कोई मतलब ही नहीं 0 का। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव और कांस्टेंट, पॉजिटिव और कांस्टेंट, ये वाला पॉजिटिव कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, 0 है तो ये वाला, ठीक है। इसके बाद ये नेगेटिव और कांस्टेंट है तो ये वाला हो गया, ठीक है। और बाकी सब गलत है, ये भी गलत है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाया ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया आपसे कि प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रेवलिंग वेव है उसकी प्रॉपर्टी कौन सी नहीं होगी, ठीक है, कौन सी नहीं होगी। तो इसमें देखो ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि ये ओरिजिनेट जो होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं एक्सेलरेटिंग चार्ज से। किसे चार्ज से होती हैं, कैसे चार्ज से, एक्सेलरेटिंग चार्ज से, ठीक है। तो इसलिए गलत हो गया, बाकी ये सही है और ये सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये दिया हुआ है कि फोर्स बराबर अल्फा टी उसका प्लस बीटा टी है। तो देखो ये इक्वेशन अगर फिजिक्स के हिसाब से वैलिड है तो इसका मतलब ये होगा कि अल्फा टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा ये बराबर होगा फोर्स के डायमेंशन की, ठीक है ना। तो देखो अल्फा का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा का डायमेंशन इंटू टी क्या टाइम है, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, कैपिटल टी स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल टी का पावर 2। तो और फोर्स का कितना हो जाएगा, एम एल टी के पावर -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अल्फा बराबर एम एल टी के पावर -4 हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा फिर, ठीक है। सिमिलरली बीटा टी का जो डायमेंशन होगा ये बराबर होगा फोर्स के, तो यानी ये भी कितना हो जाएगा, एम एल टी के पावर -2, सही है क्या, ठीक है। अब इसका मतलब बीटा का जो डायमेंशन हो जाएगा, यहाँ भी ऐसे टी कर लेंगे, कैपिटल टी टाइम का है तो कैपिटल टी हो जाएगा, एम एल टी के पावर -2। तो बीटा का डायमेंशन कितना हो जाएगा, बीटा का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी के पावर -3, ठीक है ना, ये बीटा का डायमेंशन हो गया। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो फैक्टर है वो डायमेंशन लेस है, ठीक है, डायमेंशन लेस है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई होंगे तो डायमेंशन लेस सवाल ही नहीं है। अब जब डिवाइड करेंगे तभी चांस है, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं फोर्थ नंबर को, ठीक है, फोर्थ नंबर को देखते हैं। फोर्थ में क्या दिया, अल्फा बाई बीटा, ठीक है, तो अल्फा बाई बीटा कर लेते हैं। तो अल्फा बाई बीटा हो जाएगा आपका कितना, एम एल टी के पावर -4, ये अल्फा हो गया, ठीक है ना, बाई बीटा कितना हो गया, एम एल टी के पावर -3, ठीक है। ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, फाइनली ये बचेगा टी के पावर कितना बचेगा, -1, ठीक है ना, टी के पावर कितना बचा, -1 बचा। अब देखो इसके साथ यहाँ टी मल्टीप्लाई हो रहा है, टी मल्टीप्लाई मतलब टी हो जाएगा, इसकी पावर कितनी 1, ये बराबर कितना हो गया, टी के पावर 0, तो यानी ये क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। अब इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसको चेक करेंगे तो ये डायमेंशनलेस नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, बीटा ऊपर चला गया ना, बीटा ऊपर चला गया तो यहाँ टी हो जाएगा। अगर इसको चेक करेंगे तो बीटा बाई अल्फा की वैल्यू जो आएगी ये टी आ जाएगी, और इसके साथ टी मल्टीप्लाई हो गया तो ये कितना हो जाएगा, टी के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा, ये सही है।